हुआ है, इस पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में 3 मेहमान हमारे साथ शामिल हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय हम आपसे करा दें। हमारे साथ टीके अरुण साहब बैठे हुए हैं, जो कि वरिष्ठ संपादक हैं, इकोनॉमिक टाइम्स से आते हैं। स्वागत है आपका। हमारे साथ अर्पिता मुखर्जी बैठी हुई हैं, प्रोफेसर हैं, करियर से आती हैं। बहुत बहुत स्वागत। लोग के जानकार तमाम मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, पर इससे पहले रुपए का टूटना और हमारी चिंताएं क्या कुछ हैं, आइए इस पर संक्षेप में नजर डाल लें। तेल आयात करते हैं लगभग 80% अपनी जरूरत का, लगभग 26% हम अपनी जरूरत का गैस आयात करते हैं और काफी भारी मात्रा में है, जिसका अरुण ने भी जिक्र किया, अब कोयला आयात करते हैं। अब हमारी जो पूरी जितना भी हम विदेशी मुद्रा कमाते हैं और बड़ी मेहनत से विदेशी मुद्रा कमाते हैं, चीन के जो भंडार है विदेशी मुद्रा के वो लगभग $3 ट्रिलियन है ना। और हमारे जो भंडार हैं वो इतने छोटे, आज रूस के भंडार विदेशी मुद्रा के हमसे दुगने से भी ज्यादा हो चुके हैं। वही रूस जिसने 15 साल पहले भारत से पैसा मांगा था, डॉलर मांगे थे, वो ये स्थिति है। हम हर साल आज की तारीख में 10 लाख करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं मात्र ईंधन आयात करने के लिए। तो जितनी भी हमारी विदेशी मुद्रा हम कमाते हैं उसका लगभग 52%, जो लगभग $160 बिलियन है या 10 लाख करोड़ रुपया, वो हम किस पे खर्च कर रहे हैं? ईंधन को आयात करने के लिए। दूसरी तरफ हम जियोलॉजिस्ट से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं बंगाल की खाड़ी में इतनी गैस है कि बंगाल की खाड़ी गैस पे तैर रही है। बताइए। अच्छा, दूसरी तरफ हमारी जो सरकारी कंपनी जिसमें ONGC शामिल है, पिछले 40 साल से कोई बड़ा तेल का भंडार उन्हें खोजने में सफलता नहीं मिली है। जो भंडार मिले हैं राजस्थान में मिले हैं, बे ऑफ बंगाल मिले हैं, दूसरी कंपनियों से मिले, प्राइवेट सेक्टर कंपनियों से। तो कुल मिलाकर के हमने देश के अंदर एग्रेसिवली ये करना कि हमारी निर्भरता बढ़ रही है। क्यों नहीं हम आंतरिक रिफॉर्म्स करते, चाहे वो सरकारी कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, अगर वो डिलीवर नहीं कर रही है तो क्यों नहीं हम उसको फिक्स करते प्रॉब्लम को। तो सबसे बड़ी समस्या क्या रही कि अभी तक हमने ये देखते रहे कि हमारे पास बड़े भंडार हैं, $300 बिलियन अगर भारत के पास हार्ड करेंसी की रिजर्व्स हैं, उसको बड़ा कहना हास्यास्पद है। हमारे देश के पास हमारे जैसे मतलब 125 करोड़ की आबादी वाले देश के पास कम से कम कुछ नहीं तो $2 ट्रिलियन का रिजर्व हो, तब थोड़ी बात करना चाहिए। अर्थात कहने का मेरा मतलब यह है कि जितनी तेजी से हमको आंतरिक आर्थिक रिफॉर्म करना चाहिए थे वो हम नहीं कर पाए। जो सरकारी सेक्टर में ऊर्जा की कंपनियों की जिसमें कोल इंडिया भी शामिल है, उसमें हमने रिफॉर्म्स नहीं करा। और नतीजा क्या है? पेट्रोलियम सेक्टर की ज्यादातर सरकारी कंपनियां जो बड़ी बड़ी हाथी हैं, जितनी तेजी से भागना चाहिए उसका। अगर हम आ जाएं, क्योंकि जिस तरह से रुपया लुढ़क रहा है, मतलब 1947 में लोग कहते हैं कि साहब डॉलर जितना रुपया होता था, लेकिन आज ये हालत है कि 62 टाइम्स रुपया नीचे गिर गया। अब ये बताइए, अब ये नीचे गिरता ही चला जा रहा है, इससे हमें कितना भयभीत होने की जरूरत है, कितना इससे खौफ खाने की जरूरत है और कितना इसके सामने डट के खड़े रहने की जरूरत है? देखिए, रुपये का किसी एक वैल्यू को डिफेंड करना कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब मान लीजिए हमारे यहाँ इन्फ्लेशन चल रही है 9%, 10% पर ईयर। अमेरिका में जिसका करेंसी डॉलर है, इन्फ्लेशन 1%, 1.5% के नीचे है। तो मान लीजिए जो चीज अमेरिका में $1 से खरीदा जाता है वो कुछ महीने पहले हमारे 50 रुपए में खरीद सकते हैं, लेकिन हमारे इन्फ्लेशन बढ़ गया तो ज्यादा पैसा देना पड़ता है, लेकिन अमेरिका में उतना ही पैसा देना पड़ता है, तो एक्सचेंज रेट तो बदलेगा ही ना, तो हमारा पैसा गिर जाएगी। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पहली चीज। दूसरी चीज है एक्सेस डिमांड। मतलब हमारी फिस्कल डेफिसिट पिछले साल बहुत बढ़ गया था। चिदम्बरम के आने से पहले हमारी फिस्कल डेफिसिट काफी ऊंचा गया था। अब उसको सीधे धीरे धीरे काबू में ले आ रहे हैं। अगर वो काबू में आ जाता है तो उसके बाद का डिप्रिसिएशन देखेंगे तो दुनिया भर के जितने भी इमर्जिंग मार्केट्स है, ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका, उन चाइना को छोड़ के बाकी सब करेंसी रुपए के उतना ही कम हो गया है डॉलर के। पर रुपए की हालत ज्यादा पतली है नहीं, फ्रॉम जनवरी से देखेंगे तो उतना ही है। अच्छा, सब बराबर है। नाउ देखिए, अमेरिका में सुधार हो रहा है इकोनॉमी का, यूरोप में सुधार हो रहा है, जापान में सुधार हो रहा है। तो ग्लोबल जो इकोनॉमिक क्राइसिस अभी तक चल रहा था उसमें थोड़ा सा एक रिलीफ मिल रहा है। इकोनॉमी अच्छे होने का मॉनेटरी पॉलिसी चल रहा था। हर महीना अमेरिकन सेंट्रल बैंक, हमारे RBI के इक्विवेलेंट की वहां जो बॉडी है यूएस फेड, फेडरल रिजर्व बोर्ड, वो हर महीना $84 बिलियन की बॉन्ड्स खरीद रहे थे। तो मतलब उतना पैसा डाल रहे थे अर्थव्यवस्था। हाँ, तो ये पैसा सिर्फ वहां रखता नहीं है, वो पूरी दुनिया भर में फ्लो करती थी, इंडिया में आती है। जब अब उन्होंने खींच लिया, हाँ, जब उन्होंने खींचने की सूचना दिया, हाँ, प्रक्रिया में, हाँ, सूचना दिया, हाँ, बिल्कुल, तो वहां की इंटरेस्ट रेट बढ़ गया।
तो तुरंत पूरे इमर्जिंग मार्केट से पैसा वापस चला जाता है। हाँ। वो ये जब रिस्क की प्रोफाइल चली जाती है तो एक रीएलोकेशन पोर्टफोलियो हो जाती है, तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा वापस दिया जाता है। बिल्कुल। तो ये भी हमारे खिलाफ चली है। तो रुपया भी गिरी है, इंडोनेशिया करेंसी बात भी गिरी है, थाईलैंड की बात भी गिरी है, इंडोनेशिया रुपया गिरी है, रियाल गिरी है, सब कुछ गिरी है। तो उसका इससे ज्यादा वरी करके फायदा नहीं है। अच्छा। लेकिन हमें हमारी ग्रोथ जो अभी थोड़ा स्तंभित हो चुकी है उसको रिवाइव करने की, उसको फोकस देनी चाहिए। ओके, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इस बात को हम और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि रुपया आखिर जो गिर रहा है वो कब तक गिरेगा और उससे हमें कितना परेशान होने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से अभी टीके अरुण साहब बता रहे थे कि अमेरिका में सुधार है, यूरोप में भी कुछ सुधार के संकेत मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर होनी चाहिए। लेकिन अभी जो नकारात्मक असर रुपए पर देख रहे हैं उसके अवमूल्यन पर भी हम अपनी बात को अपनी जारी रखेंगे चर्चा में। फिलहाल वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते कि कौन से देश में वो जाके निवेश करे। तो इस स्थिति में ग्रोथ की होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मानिए एफआईआईज के पुलिंग के बारे में बता रहे हैं, अगर हम हाई ग्रोथ पे रहते तो वो लोग भी सोचते कि यहाँ पे रह जाते, क्योंकि ये बड़ा मार्केट है और ये बड़ा मार्केट अगर हाई ग्रोथ पाथ पे हो तो इस मार्केट में काफी जाता है। इन्फ्लेशन से और ज्यादा, नहीं इन्फ्लेशन महंगाई से और ज्यादा जूझना पड़ता है। नहीं, इन्फ्लेशन का रीजन अलग है। इन्फ्लेशन का जो रीजन आरबीआई फूड ग्रेन का शायद कहीं पे होर्डिंग होके वो खराब हो रहा है मगर लोगों तक पहुंच नहीं रहा, और पीडीएस सिस्टम से पहुंचे या ना पहुंचे ये भी एक क्वेश्चनेबल बात है। इन्फ्लेशन इसलिए नहीं है कि शायद अनियन नहीं है, इसलिए इन्फ्लेशन है कि ऑनियन के होर्डिंग हो रहा है। तो अगर होर्डिंग रिलेटेड इन्फ्लेशन हो या सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट रिलेटेड इन्फ्लेशन हो, इसमें आप मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन करके इसको हैंडल नहीं कर सकते। आपको इसमें से जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने हैं, जो प्रॉब्लम्स है उसको टारगेट करनी है। इसीलिए इन्फ्लेशन किस लिए हो रहा है इसको जानना बहुत जरूरी है। और आरबीआई जो कर रहे हैं सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए उनको भी देखना है। और एक्चुअली डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट को आरबीआई के साथ बैठ के थोड़ा ये समझने की कोशिश करनी है कि ये जो इन्फ्लेशन हो रहा है इसका कारण क्या है। सच में हमारे पास प्याज नहीं है क्या? क्या सच में नहीं है? नरेंद्र तनेजा जी, देखिए मेरा ये मानना है कि इसकी अगर 80 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, अगर वास्तव में इसका बड़ा लाभ जो उत्पादक है प्याज वाला उसको मिल रहा होता तो वो सारे तो करोड़पति हो जाएंगे, है ना। जिस हिसाब से अनाज महंगा हुआ है ना, उस हिसाब से तो सारे किसान भारत के अंदर जो ये फूड सिक्योरिटी बिल की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। इनमें तमाम किसान जो है करोड़पति हो जाएंगे, लखपति नहीं करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। लिहाजा कहीं पे जो उत्पादक है और दूसरी तरफ जहां उसका कंज्यूमर है, उनके बीच की जो पूरी चेन है वहां रिफॉर्म्स की जरूरत है, वहां रिफॉर्म्स नहीं हुए। दूसरी बात, मैंने जिसकी मैं चर्चा बार बार कर रहा हूं कि आंतरिक आर्थिक रिफॉर्म, वो उसकी बात है जहां पे फैक्ट्री या खेत, जहां जो चीज पैदा होती है, जो उपभोक्ता, उसके बीच में जो वो तो हमारे यहाँ अभी वैसे ही चलता है जो औरंगजेब के जमाने में चलता है, तो उसमें तो परिवर्तन हुआ ही नहीं। तो जब तक आप उसको, वो अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है, वहां आरबीआई बंबई में बैठ के बहुत ज्यादा कर नहीं सकता कुछ। और देखिए अगर आप महंगाई की जो बात हो रही है, जिसको इन्फ्लेशन अर्थशास्त्र की भाषा में कहा जाता है, आम आदमी को तो महंगाई से मतलब है। आम आदमी को समझ में नहीं आता मेरे कस्बे के बाहर ही इतने बड़े खेत हैं, वहां पे इतनी सारी चीजें पैदा हो रही है, वहां गेहूं हो रहा है, सब्जी हो रही है। हम ब्राजील की बात करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये जो हमारी समस्या है ये एक वैश्विक समस्या तो है, लेकिन काफी हद तक ये समस्या हमारे अंदर की है। और वो समस्या जब तक हम आंतरिक आर्थिक सुधार नहीं करेंगे, ये समस्या हम इसको ठीक नहीं करेंगे। रुपया लुढ़केगा नीलम, रुपया लुढ़केगा, लेकिन हमको ये समझना होगा कि उस देश के अंदर जहां पे 40 करोड़ लोगों के घर में एक बल्ब नहीं जलता, और वो देश 52% अपनी विदेशी मुद्रा का ईंधन आयात करने में खर्च करता है, वो कौन लोग हैं जिनको ईंधन आयातित ईंधन मिलती है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको आयातित तो छोड़ दीजिए, जो उनके नसीब में एक बल्ब है वो भी नहीं मिलता। तो ये जब तक रिफॉर्म्स हम जो है सही मायने में नहीं करेंगे, ये समस्या। लेकिन ठीक है अरुण साहब, एक बात जो बार बार लिखी जा रही है वो ये भी कहा जा रहा है कि साहब ये जो रुपया टूट रहा है वो मतलब अंदरूनी कारण नहीं है, उसके पीछे जिम्मेदार बाहरी कारण है, ऐसा भी कह रहे हैं लोग। जैसे हमने तो सारे आर्थिक अंदरूनी कारणों की बात की, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बाहर से आ रहा है साहब, क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था वैश्विक है, क्योंकि आप एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रहते हैं, तो बाहर के झटके आपको महसूस करने ही पड़ेंगे, और ये उसी का ही नतीजा है। हाँ, जैसे मैंने बोला, अमेरिका से जब अमेरिकन मॉनेटरी पॉलिसी बदलती है उसकी असर पूरी दुनिया पे लगती है। जैसे मैंने कहा, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सबकी करेंसी डिप्रिशिएट हुआ, उसी तरह इंडिया का भी
डिप्रिशिएट हुआ है। लेकिन ये सिर्फ नहीं है, ये कह के हम एस्केप नहीं कर सकते कि हम अंदर कुछ नहीं की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बाहर की प्रॉब्लम है। बाहर की प्रेशर तो है, लेकिन ज्यादातर हमारी आंतरिक वीकनेस की वजह से ये हो रही है। ओके, जैसे उन्होंने कहा, जो आरबीआई की फोकस इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर होना चाहिए, और इन्फ्लेशन कंट्रोल करना और ग्रोथ को बढ़ावा देना, उसमें इतना ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अगर इन्फ्लेशन काबू में नहीं है तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल है, उसका कैलकुलेशन सब मुश्किल हो जाता है, तो उसमें ज्यादा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा, सप्लाई